अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग उम्मीद है ईद को एंजॉय कर चुके होंगे और दोबारा आहिस्ता आहिस्ता गोश्त वोश्त खाकर कामों की तरफ लौट रहे होंगे। इस संडे जो है वो हमारी क्लास है, आप सब लोगों को पता है। एज यूजुअल 11 बजे ये Q2 वालों और Q4 वाले तो आजकल इधर उधर घूम रहे हैं फारिग, तो उन सबके लिए जो है मैंने थोड़ा सा काम किया कल बैठकर। और इस काम के अंदर मैंने जो है वो फ्लावर का एक डेटाबेस जो है वो यूज़ किया है। और इस फ्लावर के डेटाबेस के अंदर जो है वो मैंने क्लासिफिकेशन, वो इमेज क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं इसका आपको प्रीव्यू दे दूं। और अभी मैं कंफ्यूज हूँ। आप लोग मुझे जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है वो इसकी अ, ये जो नोटबुक है ये चाहिए या नहीं चाहिए। इखलाकी तौर पर तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस नोटबुक में जो जो चीज़ें हैं वो मैंने ये कोलैब के ऊपर किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी इसके ऊपर मज़ीद काम कर रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो क्लाउड के ऊपर और सर्वरलेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ, जैसे सेज मेकर वगैरह। तो वो जो Q4 वाले हैं वो भी जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसमें जो काम है वो बड़ा सिंपल था। जो चैलेंज था हमारे लिए, मेरे लिए बल्कि बल्कि हम सबके लिए है, कि वो ये था कि हम अभी तक आदी हैं कि हमें बना बनाया डेटा सेट जो है वो टेंसर फ्लो में मिलता है और हम उसी को प्रोसेस कर लेते हैं। लेकिन खैर ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इससे मैंने ये किया कि ये जो डेटा सेट है इसको उठाया और इसको अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर डाल दिया, ताकि मुझे बार बार कनेक्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। और मैंने अपनी गूगल ड्राइव को यहाँ से माउंट भी कर लिया। तो आप लोगों के पास भी मैं ये अपनी गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग जो हैं उनको मसला ना हो डेटा ढूंढने में। तो आपके पास ये डेटा मौजूद होगा और इस ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं कि ये ड्राइव माउंट हो चुकी है। इसके अंदर माई ड्राइव का डेटा है और माई ड्राइव के डेटा के अंदर जो है वो मैंने फ्लावर का डेटा रखा है। तो ये तो पहला स्टेप था कि यहाँ तक जो है वो आपने अपना काम कर लिया होगा, यानी कि अपने गूगल ड्राइव को माउंट कर लिया होगा और उससे पहले अपना डेटा वहाँ पर अपलोड कर दिया होगा। अच्छा, डायरेक्ट आप डेस्कटॉप से अपने कंप्यूटर से इसके ऊपर अपलोड क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है कि इसमें टाइम बहुत लगता है अपलोड में, और ये बार बार आपको करना पड़ता है, बार बार मशीन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। डेटा कम है हमारे लिहाज से, लेकिन ये कोलैब के लिहाज से ज़्यादा है, तो हमें जो है इसमें बड़ा मसला होता है। तो इसलिए जो है वो बेहतर यही है कि आप डेटा को अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर इसको स्टोर कर दें। एक तो ये चीज़ हो गई। अब मैंने इसका नाम क्योंकि फ्लावर्स रखा हुआ है, तो ये एक फ्लावर्स के नाम का फोल्डर आपकी करंट डायरेक्टरी में बनाएगा। तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो ये करना है कि आप जो है इसमें मैंने वही लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट की हुई है। आपको सबसे पहले जो है ये इस वीडियो को देखते देखते एक नई गूगल की सॉरी कोलैब की जो है वो एक शीट बनानी है। और आप उस शीट के ऊपर जो है सॉरी गूगल की एक नोटबुक बनानी है, और उस नोटबुक के ऊपर जो है अपना काम करते रहेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो आपका यही वाला है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसको आप रन भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप ऐसी तफरी में लगाया हुआ है कि भाई आपके पास कौन कौन से फोल्डर बने हुए हैं। तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि माउंट आपने करना है, जो इसमें मेंशन नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। प्लीज माउंट योर गूगल डेटा जो है वो आपने उठाना है और माउंट कर देना है। डेटा आपकी अपनी गूगल ड्राइव पे होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द माउंट हो जाए। और उसके बाद हम जो है इसको कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे अनजिप कर रहे हैं। तो वो एक फ्लावर्स नाम का फोल्डर जो है वो बना देगा। तो आप यहाँ पे देखें
कि जब मैंने इसको अनजिप किया, अनजिप करने के बाद मैंने इसका आउटपुट खत्म कर दिया, लेकिन आउटपुट खत्म करने के बाद जब मैंने यहाँ पे एलएस दिया तो मैंने यहाँ पर एक ये 4 फोल्डर जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, इसके 5 फोल्डर, ये 5 फोल्डर में आपका डेटा आ गया है। अब डेटा तो आ गया है, लेकिन अब मसला ये है कि मैं इसको ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में और टेस्टिंग में कन्वर्ट कैसे करूँ। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है वो साइकिड लर्न की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन हो सकता है टेंसर फ्लो के अंदर भी इस तरह की कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी पड़ी हुई हो। लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे ये टेंसर फ्लो जो है की बजाय यहाँ पर ये मैंने ये लिंक भी डाला हुआ है, ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ये याद रहे। तो ये जो टेंसर फ्लो की जगह मैंने, और या साइकिड लर्न की जगह एक और लाइब्रेरी जो है वो मैंने इस्तेमाल की है, उसका नाम है स्प्लिट फोल्डर्स। ये एक छोटी सी लाइब्रेरी है, जैसे आप देख सकते हैं 7.4 KB की, और ये किसी भी पैकेज से डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपने इंस्टॉल कर ली, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको इंपोर्ट किया स्प्लिट सब फोल्डर, और यहाँ पर आपने रेशो बता दी कि भाई ये मेरा फोल्डर है, ये मेरा आउटपुट डेटा है, और ये सीड जो है वो एक नंबर है जो आपको पता होगा शायद, जब हम रैंडमली डेटा चूज करते हैं तो हम एक सीड रख देते हैं ताकि जब भी हम चूज करें तो पुराना वाला डेटा जो है, मतलब पुराने वाला जो रैंडम वैल्यू है वही इस्तेमाल हो जाए। और हमने यहाँ पे रेशो लगा दी है, 80% जो है वो ट्रेनिंग के लिए है, 10% इस वैलिडेशन के लिए, और 10% टेस्टिंग के लिए। तो वैसे तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये काम सही से कर लेगा, लेकिन फिर भी मैंने जो है एक छोटा सा कोड यहाँ पर बनाया है, और इसके बाद जो है मैंने इसको इस कोड की मदद से ये चेक कर लिया कि मेरे पास जो है वो फ्लावर्स में कितना डेटा था, सनफ्लावर में कितना डेटा था, ट्यूलिप में कितना है, और डेंडिलिन में कितना है, डेजी में कितना है, रोज में कितना है। और उसके बाद जब ये डेटा जो है, ये तो फ्लावर्स का सोर्स डेटाबेस है ना हमारा, जब ये डेटा जो है ये टोटल हमारे पास डेटा जो है वो ये है 4326 जो है वो फ्लावर्स में मौजूद था। इसको फिर हमने ट्रेन में कन्वर्ट किया तो ये 3460 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये वैलिडेशन में मैंने कन्वर्ट किया। अब वैलिडेशन का डेटा जो है वो बहुत ही कम हो गया, और आप लोग चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है जब ये आप हैंड पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है ये ट्यूटोरियल जो है इसमें आपको भी काफ़ी काम करना है। वैलिडेशन का डेटा भी मेरे पास टोटल यानी कि वैलिडेशन में मेरे पास डेटा ही जो है वो 430 है, 3460 जो है वो ट्रेन में है, और टेस्ट के लिए 436 जो है वो मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा, उसके बाद ये वाली कहानी जो है वो मेरे पास ख़त्म हो गई, मैंने अपना डेटा स्प्लिट कर लिया है, और मेरे पास अगर मैं सोर्स फोल्डर जो है वो यहाँ पर मेरे पास इस तरह के मौजूद हैं, टारगेट फोल्डर भी मौजूद है। अब मेरा जो डेटा है वो ये सोर्स फोल्डर था फ्लावर्स, और ये मेरा डेटा के अंदर ट्रेन के नाम का फोल्डर बना हुआ है, वेल के नाम का फोल्डर बना हुआ है, और टेस्ट के नाम का फोल्डर बना हुआ है। अब उसके बाद आ रही है जनरेटर बनानी। तो जनरेटर बनाने के लिए हमारे पास चैप्टर 5 में जो है वो बताया गया है कि भाई जनरेटर कैसा बनाते हैं। जनरेटर जो है वो बनाना जो है वो बनाना जो है वो बड़ा ही आसान है। आप जो है वो इसमें इमेज जनरेटर दे देंगे। अच्छा, इमेज जनरेटर की पूरी डिटेल जो है वो चैप्टर 5 में मौजूद है, और मैं जो हूँ इस जो हमारा संडे आ रहा है इसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। और जो Q4 के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर 5 पढ़ा हुआ भी है, तो वो उसमें से जाकर पढ़ लेंगे। तो इसमें टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। बस इसको समझने के लिए, सिर्फ रीब्रीफ करने के लिए मैं ये बता दूं कि इमेज जनरेटर क्या करेगा। इमेज जनरेटर आपके फोल्डर में जाएगा, और जो आपने बैच का साइज बताया हुआ होगा उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी इमेजेस जो है वो उठाएगा फोल्डर में से, और आपके मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है उसको प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। आपके जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो बजाय सारा सोर्स डेटा नमपाई के एरे से नहीं लेगा, बल्कि इस जनरेटर से लेगा। तो अब इसके बाद से सारा जो काम है जनरेटर का, कन्वर्ट करना इमेज को, मैं यहाँ पर टेंसर फ्लो की ही वैकेबलरी रख रहा हूँ, इनटू टेंसर्स
यानी कि हमारे पास नम पाए एरे कह लें आप उसको, ठीक है। और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको स्केलिंग जो हमने ऊपर बताई है, प्लस अच्छा, CNN के लिए इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आपको ग्रे स्केलिंग वगैरह भी करके दे देगा। तो अब देखें यहाँ पर, ये इसकी जो कमांड है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई डेटा जो है वो इसमें से आ रहा है डायरेक्टरी में से, और आपने जो है वो ट्रेन DIR बता दी। ये मैंने क्या किया, वेरिएबल के नाम ले लिए यहाँ पर, एक वेरिएबल में ये डेटा फोल्डर स्टोर किया, एक में ये वाला और एक में ये वाला, और बैच साइज। तो मैं थोड़ा सा इसमें, इसलिए कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस वेरिएबल को, इन वेरिएबल्स को यूज़ कर लेंगे। तो मैंने इसको ट्रेनिंग की डायरेक्टरी बनाई है। टारगेट साइज बताया है कि भाई आपकी टारगेट साइज इमेज का क्या होगा। ये मैंने कोड जो है ये चैप्टर 5 में से छापा हुआ है, तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसकी डिटेल जाकर चैप्टर 5 में जाकर पढ़ सकते हैं। तो वहां पे 150 बाय 150 था, मैंने इसको 100 बाय 100 कर दिया ताकि और कम से। इसके अलावा बैच साइज के अंदर मैंने इसको बताया कि बैच साइज क्या होगा। ये यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो बैच साइज है ये आर्गूमेंट है इस मेथड का, जबकि ये बैच साइज जो है ये वेरिएबल जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो है इस वेरिएबल को यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार बैच साइज ही बैच साइज के बराबर है, लेकिन ये वाला जो है वो वेरिएबल है और ये वाला आर्गूमेंट है। इसी तरह क्लास मोड जो है मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई मेरा जो डेटा है वो उसका जो क्लासिफिकेशन है या किस तरह क्लासों में वो बटी हुई है, तो वो हमने पास इस्तेमाल कर लिया मैंने कैटेगोरिकल। किताब के अंदर जो कोड है वो बाइनरी है, क्योंकि उसमें किताब के अंदर जब ये एग्जांपल यूज की गई है तो उसमें कैट्स एंड डॉग वाला जो है वो डेटा सेट इस्तेमाल किया गया है। हम जो है वो इसमें कैटेगोरिकल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 क्लासेज है। इसी तरह वैलिडेशन के लिए भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है, बैच साइज और सब कुछ इस्तेमाल किया हुआ है। बैच साइज और क्लास मोड भी कैटेगरी, ठीक है। इसका मतलब जनरेटर के अंदर वैलिडेशन और इसके लिए कोई फर्क नहीं है। जब मैं इसको चला रहा हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है कि भाई देखो यहाँ पर 5 क्लासें मिल गई हैं, इसको यहाँ पे भी 5 क्लासें, ये भी खुश और हम भी खुश। उसके बाद मैंने ये पूरा के पूरा मॉडल जो है वहां से छाप लिया है। कहाँ से? चैप्टर नंबर 5 से। और स्केलिंग यहाँ पे चेंज कर दी है। तो यहाँ पे याद रखना, जब आप छाप रहे होंगे तो यहाँ 150 बाय 150 लिखा हुआ होगा, तो आपके पास एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पर इसको 100 बाय 100 कर दिया है ताकि मेरा टाइम बच जाए। मुझे इसमें टाइम बहुत लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको कम कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ये वाले कोड भी जो है वो चैप्टर 5 से मैंने निकाले हुए, सिवाय इसके कि मैंने यहाँ पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की जगह कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इस्तेमाल कर लिया। ये हम समझ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2, 3, 4 में, क्या जब हमें दो तरह की हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी होती है, एक बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होती है और एक कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। जब मल्टी क्लासिफिकेशन होती है तो हम कैटेगोरिकल क्लास करते हैं, और जब बाइनरी होती है तो हम बाइनरी करते हैं। ऑप्टिमाइजर हमने दे दिया और एक्यूरेसी हमने ACCW इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना लिया। मैं डायरेक्ट किताब में की कोडी जो है वो उठाए हैं, लेकिन मैंने उनका फंक्शन बना लिया कि जब भी मैं इसको अपने मॉडल की हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट दूंगा तो ये उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास शो कर देगा। क्यों, इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये है कि मैं जो हूँ ये अपना ये वाला स्टेप बार बार चलाकर, डिफरेंट तरीकों से चलाकर कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे पहले जो है वो यहाँ पर इसको चलाया है और इसके अंदर मैंने इपॉक जो है वो सिर्फ 10 रखे, लेकिन मैं बाद में इपॉक कम ज्यादा भी कर सकता हूं। तो बार बार मुझे इस फंक्शन को कॉपी, तो मैं आप क्या करूंगा, अगर मैं इपॉक बढ़ा दूंगा तो मैं इसके बाद इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज ये थी कि मेरा जो डेटा है वो कम है, और जो इन्होंने कैट्स एंड डॉग का डेटा है या एमनिस का डेटा है वो बहुत ज्यादा है। हमारा ये चैलेंज है, यहाँ पे याद रखना, मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो आपको ये भी देखना है कि अभी वर्क अराउंड क्या हो सकते हैं, जरा ख्याल रखिएगा। तो जनाब आपने यहाँ पर जो है ये मॉडल जो है वो यहाँ पर देख लिया है, ट्रेन की जनरेटर है। इपॉक जो है, अब मैं जब इपॉक कम ज्यादा कर रहा था, मुझे मैनुअल काम करना पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटरनेट थोड़ी सी सर्चिंग की, तो मुझे लगा कि यार एक जुगाड़ ये भी हो सकती है
कि आपके पास जितनी इमेजेस हैं उसको आप डिवाइड कर दें आपने बैच साइज से, बैच साइज मेरा 20 है तो आपके पास नंबर ऑफ इपॉक्स खुद ब खुद ही आ जाएंगे। इसी तरह वैलिडेशन स्टेप, तो इससे क्या होगा कि आपके जो जनरेटर है उसको डेटा मिलता रहेगा। वरना मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर वैलिडेशन जो स्टेप्स है, जैसे मैंने जब इसको प्रिंट भी करा दिया तो मेरे पास वैलिडेशन स्टेप जो है वो 21 आ रहे हैं। 21 इसलिए आ रहे हैं कि मेरा जो डेटा है वो है ही 430, तो अब मैं 20-20 का डेटा हर मरतबा प्रोसेस करा रहा हूँ। 20 का डेटा, 20 इमेजेस जो है वो प्रोसेस करा रहा हूँ वैलिडेशन के लिए। तो अगर मैं जो हूँ वो अपने वैलिडेशन स्टेप्स बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो डेटा खत्म हो जाएगा। तो उसकी जुगाड़ है आप रिपीट कर लें, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने मैंने यहाँ पर जो स्टेप डाले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मेरा डेटा होगा उसी हिसाब से ये वैलिडेशन स्टेप्स भी एडजस्ट हो जाएंगे। यही हाल जो है वो मेरा डेटा का है। डेटा थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उसके स्टेप्स जो है पारीपॉक्स भी ज़्यादा है। तो ये 172 स्टेप्स जो है वो यहाँ पर। अब इसके बाद जो है ये आपकी देखें एक्यूरेसी दनादन चलनी शुरू हो गई है यहाँ पर। और मैंने इसका जो है वो ग्राफ भी निकाल दिया। ये ग्राफ जो है वो हमारा बड़ा क्रिटिकल है। जब भी कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है कहता है सर मेरी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है नहीं आ रही है ये चेक करें, तो मैं कहता हूँ बेटा ग्राफ बना के लाओ। तो ये जो ग्राफ है ना ये आपका एक मेन टूल है। ये ग्राफ मैंने डाला है। आपको मैंने अभी बताया था कि ये जो एक्यूरेसी ग्राफ है ये मेरे अपने इस ग्राफ के को जो किताब में अवेलेबल है उसको एज अ फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। तो अब मैं बार बार इसको मिसाल के तौर पर अब मैं नीचे दोबारा एक और मर्तबा जो है वो ज्यादा डिफरेंट इपॉक के साथ चला दूंगा तो मुझे दोबारा ये कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं दोबारा ही चला दूंगा तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव भी कर लिया है और इसको यहाँ पर मूव कर दिया। यहाँ पर मूव नहीं करना चाहिए था मुझे, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मुझे दही से डाउनलोड अपलोड करना होगा तो मैं लोड कर लूंगा, वरना मुझे वहां से कॉपी कर। तो मैंने मूव की जगह यहाँ पर कॉपी कर दिया है और मैंने ग्राफ। अब मेरी जो एक्यूरेसी है वो आप देखें कि मेरी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो तकरीबन 85 से 90 के दरमियान आ रही है, जबकि ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो तकरीबन 100 तक जा रही है। यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो मेरी 0.917 तक चली गई है, जबकि वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो 87 पे आकर रुक गई है। मैंने सिर्फ 10 इपॉक्स जो है वो यहाँ पर चलाए हैं। अच्छा, जब लॉस के ऊपर जा रहा हूँ तो लॉस जो है वो मेरा काफ़ी है। इसका मतलब है कि अभी मेरे पास जो है वो मेरा जो लॉस है वो अभी तक कोई खास कम नहीं हो रहा। जैसे मेरे पास देखिए यहाँ पे लॉस जो है वो 41 है और वैलिडेशन लॉस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 0.85 है। तो आप यहाँ पर देखें लॉस के हालात जो है वो खराब हैं अभी तक। तो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरीके से आप किताब के कोड को अपने किसी भी तरीके से या किसी भी अपने ओरिजिनल डेटा सेट के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कोई भी स्पेशल काम नहीं किया है। कोलैब की एक नोटबुक ली, आप अपनी लोकल भी नोट इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने डेटा उठाया है, डेटा को अनजिप किया है। और जो एक्स्ट्रा काम किया है वो ये है कि मैंने इंटरनेट पे जाकर सर्च किया है। इंटरनेट पे सर्चिंग बहुत अच्छी है, ये आपको बाद वक्त बड़ी हेल्पफुल। अगर मैं चाहता तो ये स्प्लिट फोल्डर के कोड जो है ये मैं मैनुअल भी बना सकता था। और इस स्टेक ओवरफ्लो के इस पेज के ऊपर ये भी बताया गया है कि आप खुद मैनुअली किस तरह कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा यार मैनुअल करने की क्या जरूरत है, उसकी वजह है कि मैनुअल करने में आपको कोडिंग के लिए टाइम लगता है। तो मैंने मैनुअल की जगह ये लाइब्रेरी जो है वो यूज कर दी। जब मैंने लाइब्रेरी यूज की तो मैंने उसके बाद जो है ये कोड चलाकर देख लिए, तो मुझे पता लगा कि ये लाइब्रेरी परफेक्टली काम कर रही है। अगर ये लाइब्रेरी परफेक्टली काम नहीं कर रही होती तो फिर हम सोचते कि अगला काम क्या करना है। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए मेहनत करते हैं तो बाज़ औक़ात किस्मत आपका साथ दे रही होती है। वो कहते हैं ना क्या, फॉर्चून फेवर द ब्रेव। तो ये आपके साथ एक इत्तेफाक से ये लाइब्रेरी थी। अब इसके अलावा साइकिल लर्न वगैरह में भी आप वो वाला ट्राई कर लें। अच्छा, जनरेटर का जो आइडिया है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने उठाया है चैप्टर 5 से, उसमें अवेलेबल है अब। और इसमें बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये भी सब किताब में मौजूद है। इसके आप किताब में आप पूछना चाहेंगे कि भाई इसकी डिटेल मिल जाए तो किताब में ही मिल सकती है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये वाला मॉडल वो एमनिस वाला ही मॉडल है जो मैंने उठाया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1, जो कि थोड़ा सा गलत है, मुझे यहाँ पर कर देना चाहिए 5। अच्छा, अब मैं इसकी जो है वो बाद में दोबारा इसकी एक्यूरेसी निकालूंगा ताकि इसकी क्रॉस कैटेगोरिकल एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाए। तो अभी इसमें एक जो रीज़न अभी मैंने पकड़ा आप लोगों को बताते हुए, शायद वो ये भी था कि हमारी इसमें एक्यूरेसी जो है वो गलत आ रही है।
तो आप भी जो है वो इस तरह इस ग्राफ की मदद से एक्यूरेसी, बहुत सारे कोड तो आपको कॉपी पेस्ट करके छापने से ही मिल जाएंगे और बाकी सारी चीजें जो है वो आपको वैसे ही मिल जाएंगी। तो ये फ्लावर क्लासिफिकेशन की जिसके हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी वो मैंने आप लोगों को बना दिया है। अब आप इस वीडियो को देखें, इसके अंदर जो है मैंने डेटा की डिस्क्रिप्शन और इस पेज की डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं साथ में आपको डाल दूंगा, तो आप जो है वो उस पर देख सकते हैं। ये मैं नोटबुक जो है वो आपसे शेयर नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद जो है इसको देख देख कर बना लें। इसमें जो 90% कोड है उससे आप, बल्कि 99% कोड जो है उससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है ये वाला कोड फेमिलियर ना हो, तो ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये एल एस डायरेक्टरी के अंदर जो जो कंटेंट है वो दिखा देता है। ए का मतलब होता है सारे कंटेंट, यानी कि जो हिडन लेयर्स हैं, मतलब हिडन फाइल्स हैं वो भी दिखा देगा। एच का मतलब ये होता है कि वो आपके साथ बताता है कि ये किलोबाइट और मेगाबाइट वगैरह के लिए हिसाब से कराएगा। और एल का मतलब है कि वो एक लिस्टिंग देगा वन लाइनर। तो इस तरह की चीजें जो है, इसके अलावा और भी कोई चीज जैसे rm.rf का मतलब ये है कि आप इस फोल्डर को रिमूव कर दें, ताकि मैं इसको जब अगली मरतबा चलाऊं तो ये फोल्डर जो है वो रिमूव हो जाए। इस तरह ये इंस्टॉल के साथ मैंने जो है यहाँ पर ये सेमीकोलन लगाया है, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद की सारी कहानी पाइथन वाली है। सिर्फ ये वाला कोड है जो शायद आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये भी जो है वो इजी कोड है। अगर आप लोगों ने इतनी पाइथन पढ़ी है और ये कोड अभी तक क्वार्टर 3 में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी खामोशी से समझ गए होंगे क्या मतलब है इसका। जनरेटर जो का आइडिया जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर, तो जनरेटर पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसको चला के देखना है, और इसकी जो असल चीज़ है कि इसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी वगैरह को अच्छा करना है। मैंने इसको 10 पे चलाया है, आप 20 पे चला के देखें। आज कोशिश करें, आज या सैटरडे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर काम करें, ताकि आपको कोई अच्छा रिजल्ट नज़र आए। फिर हम इसको जो है वो संडे के दिन या बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं ये आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और आप जो है वो डिस्कॉर्ड के ऊपर मुझसे जो है वो फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। अगली चीज़ जो है वो, मुझे इससे पहले कि मैं ये वीडियो को ख़त्म करूं, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी वो सेम डेटा, सेम तो नहीं है, सिमिलर कोड विद डेंस। तो मैं जो हूँ वो एक उसकी वीडियो अलग बना देता हूँ, ताकि आप लोग जो है उनको कंफ्यूजन ना हो, बहुत लंबी वीडियो देखने पड़े। वो भी एक छोटी सी वीडियो है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसके साथ ही इसको ऐड कर लेता हूँ, फिर ऐड करने की जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे कटिंग होगी या नहीं होगी। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो, मैंने इसको इसी चीज़ को मैंने ट्राई किया है डेंस के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। जनरेटर भी मैंने सेम रखा है, बस सिर्फ ये किया है कि मुझे डेंस के लिए क्योंकि ग्रे स्केल की जरूरत होती थी, तो मैंने यहाँ पर कलर मोड का जनरेटर के अंदर ऑप्शन दे दिया है। वही सेम स्केलिंग है, सब कुछ है, और वो सब कुछ है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर जो है ये वाली गलती मैंने यहाँ पर भी की है। कल मैं असल में बहुत रात को तक काम कर रहा था, तो अब मेरे पास जो है वो 5 क्लासेस यहाँ पे मैंने कर दी है। बाकी सेम कोड है, सिवाय इसलिए कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ डेंस है, इसमें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क नहीं है। और इसके अंदर जो है बाकी सारा काम सिमिलर है, स्टेप्स तक भी सिमिलर है। और मैंने इसकी फिर कोडिंग की है, इसको मैंने 20 मरतबा चला के देखा है। अभी मैं दोबारा इसके अंदर जो है वो आप लोगों से ग्राफ इसका दोबारा मैं अपडेट करके, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, ग्राफ का काम जो है वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो आप लोग, आपके पास दो चैलेंजेस हैं। एक जो है वो आपको ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से बनाना है, इसके कोड अवेलेबल है। और उसके बाद इसी को जो है वो डेंस न्यूरल नेटवर्क से बनाना है। उसके भी कोड जो है वो बिल्कुल आपके पास जो है वो सिमिलर कोड है। जो फर्क है दोनों में, वो सिर्फ एक है कि जो मैंने मॉडल बनाया है इसके अंदर जो है वो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह पर डेंस किया है। और उससे पहले एक फ्लैटन जो है वो इस्तेमाल कर दिया है, ताकि जो मेरी जो इमेज है वो फ्लैट हो जाए। तो मुझे मैन्युअली फ्लैट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं फ्लैटन का इस्तेमाल करूंगा और इमेज जो है वो फ्लैट कर दूंगा। कोई राय हो तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पर प्राइवेटली भी दे सकते हैं, या व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ लोगों के पास अगर नंबर है तो। लेकिन व्हाट्सएप में ज़रा आजकल अवॉइड ही करता हूँ। तो डिस्कॉर्ड ज़्यादा बेहतर है, तो आप डिस्कॉर्ड के ऊपर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसको जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिफरेंट फोरम के ऊपर शेयर कर दूंगा।
तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बनाएं, CNN के साथ भी, DNN के साथ भी। और मुझे जो है वो आप इसके साथ जब ये आपको वीडियो मिलेगी तो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो फ्लावर का डेटा जो है उसकी जिप भी पड़ी हुई होगी, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलें जनाब, आप लोग काम शुरू करें, फिर इसको फर्दर हम डिस्कॉर्ड के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।